अस्सलाम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आइज़ा 620 एक्सपर्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज की क्लास में हम आइज़ा 620 एक्सपर्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देखें यार, आइज़ा 620 एक्सपर्ट का अगर हम एक क्विक रिवीजन करें तो क्विक रिवीजन हमारे पास ये था कि यार हमने क्या ऑडिटर एक्सपर्ट होता कौन है, पहले तो इस चीज़ को देखना था। उसके बाद क्या मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कुछ फैक्टर्स है जो कि मैं कंसीडर करूंगा। अगर इसका आंसर यस आ जाता था तो फिर मुझे मार्केट से एक ऑडिटर एक्सपर्ट को ढूंढना होता था। तो जो मैं ऑडिटर एक्सपर्ट ढूंढ रहा हूँ उसमें क्या फैक्टर्स को मैंने कंसीडर करना होगा, तो उसकी इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, इन फैक्टर्स को मैंने इवैल्यूएट करना होगा। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ एक एग्रीमेंट करूंगा। एग्रीमेंट करने के बाद ऑडिटर एक्सपर्ट काम करेगा और उसके काम के बाद मैं उसके काम को इवैल्यूएट करूंगा। ये आइज़ा 620 ऑडिटर एक्सपर्ट्स की कंप्लीट पिक्चर थी। इसके बेसिस पे और स्मार्ट हैंडआउट्स के बेसिस पे हम आज की क्लास में ड्राफ्टिंग करते हैं। देखें, पहला सवाल हमारे पास, मिनरल लिमिटेड हैज इनकॉर्पोरेटेड अ लायबिलिटी फॉर ग्रेच्युटी पेबल टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुरियल वैल्यूएशन कैरिड आउट बाय द प्रोफेशनल लिमिटेड. As the audit partner of ML, you are not satisfied with the valuation report prepared by PL. PL कौन है भाई? PL मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। उसकी रिपोर्ट से आप इत्तेफाक नहीं करते, उसकी रिपोर्ट पे आपको रिलायंस नहीं है। एंड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट एक्सपर्ट लिमिटेड टू कैरी आउट द वैल्यूएशन एक्सरसाइज अगेन. अगर यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर ने चूंकि एक्सपर्ट लिमिटेड को अपॉइंट किया है, तो एक्सपर्ट लिमिटेड कौन है? एक्सपर्ट लिमिटेड मेरे पास ऑडिटर एक्सपर्ट है। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट ने एक्चुरियल वैल्यूएशन करी है एम्प्लॉइज की, और एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस में उन्होंने अपना एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट अपॉइंट करा। आप एंगेजमेंट पार्टनर हो, आप उसके काम से सेटिस्फाई नहीं हो, आपने अपना एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया। जहां ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करता है, दैट एक्सपर्ट विल बी कॉल्ड ऑडिटर एक्सपर्ट. सवाल की रिक्वायरमेंट है, स्टेट द मैटर यू वुड कंसीडर रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ईएल. ईएल कौन? ऑडिटर एक्सपर्ट. सही है. इवैल्यूएशन ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ ईएल वर्क. पार्ट बी आपसे कहता है, ब्रीफली डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क परफॉर्म. अगर ऑडिट एक्सपर्ट का भी काम आपको पसंद नहीं आ रहा, फिर आप क्या करेंगे? तो पहली रिक्वायरमेंट देखते हैं, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ईएल. स्टेट द मैटर दैट यू वुड कंसीडर रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ईएल. एक काम करते हैं बच्चों, स्मार्ट हैंडआउट में आ जाता है। अगर आपने कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ऑडिटर एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करना है, तो पहली चीज अगर आप स्मार्ट हैंडआउट में देखें तो ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज. सही है. पहला काम तो मैं ये कर लूंगा. उसके बाद इंडिपेंडेंस के लिए मैं स्पेसिफिक इंक्वायरी कर लूंगा एक्सपर्ट से कि भाई क्या आपके पास कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है इस कंपनी का, और आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है. इट कुड बी फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, इट कुड बी बिजनेस रिलेशनशिप. मैं ये इंक्वायरीज कर लूंगा. उसके अलावा और कौन से फैक्टर्स होंगे, मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे पास उसके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, क्या मैं पिछले कभी क्लाइंट्स में मैंने एक्सपर्ट लिमिट को अपॉइंट किया था और उस वक्त उसने काम कैसे किया था. मैं अगर चाहूं तो मैं एक्सपर्ट से डिस्कस भी कर सकता हूं. अगर मैं चाहूं तो किसी और ऑडिटर ने एक्सपर्ट लिमिट को अगर अपॉइंट किया था, मैं उससे भी डिस्कस कर सकता हूं. और इसके अलावा उसकी नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन को भी एक्सेस कर सकता हूं. और अगर उसने कोई बुक्स वगैरह या मैगजीन्स वगैरह या कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश किया तो उसके बेसिस पे भी मैं उसकी कॉम्पिटेंसी को इवैल्यूएट कर सकता हूं. तो पहला आंसर तो हमारे पास बड़ा आसान था, जो कि आराम से मैं स्मार्ट हैंडआउट से कवर कर सकता था. दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इवैल्यूएट द इवैल्यूएशन ऑफ द एडिक्वेसी. पता है उसके काम को इवैल्यूएट कैसे करेंगे? एक्सपर्ट ने काम कर लिया, एज्यूम करें एक्सपर्ट अपॉइंट हो चुका है, उसके काम को आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे? आए बच्चों, स्मार्ट हैंडआउट में चलते हैं. अगर मैंने उसके काम को इवैल्यूएट करना है तो अगर मैं स्मार्ट हैंडआउट देखूं तो मुझे तीन चीजें करनी है प्यार बच्चों. पहली चीज, क्या उसकी एजम्पशन, क्या उस रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपर्ट फाइंडिंग, जो भी एक्सपर्ट की फाइंडिंग है, जो भी उसने नंबर बताया, क्या वो रेलिवेंट एंड रीजनेबल लग रहा है. दूसरी चीज, रेलिवेंट एंड रीजनेबल ऑफ द एजम्पशंस. एक्चुअल वैल्यूएशन में बहुत सी एजम्पशंस इन्वॉल्व होती है, क्या वो एजम्पशन ऑडिटर को रेलिवेंट एंड रीजनेबल लग रही है कि नहीं लग रही. तीसरी चीज, रेलिवेंस, कंप्लीटनेस एंड द एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा. जिस डेटा के ऊपर उसने काम किया, क्या वो रेलिवेंट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट है भी या नहीं. तो ये तीन पॉइंट्स थे जो कि मैंने अपने इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क में करने थे. अगला सवाल जो है वो ये कि जी अगर एक्सपर्ट का काम आपको एडिक्वेट नहीं लगता, फिर आप क्या करेंगे? बच्चा स्मार्ट हैंडआउट में आता है. अगर हम एक्सपर्ट के स्मार्ट हैंडआउट देखें और बाकायदा तौर पर हेडिंग है एक्सपर्ट वर्क नॉट एडिक्वेट. सही है. तो इस केस में मेरा पहला प्रोसीजर क्या होगा? एग्री विद द एक्सपर्ट ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर वर्क. अगर उसका काम एप्रोप्रिएट नहीं तो मैं उसको कहूंगा कि भाई ये काम कर लो. सही है. अगर मैं चाहूं तो मैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एज एन ऑडिटर मैं भी परफॉर्म कर सकता हूं, या अगर मैं कर ही नहीं सकता, तभी तो मैंने ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट किया था, तो इस केस में मैं किसी और एक्सपर्ट को हायर कर लूंगा. मैं किसी और एक्सपर्ट को हायर कर लूंगा. अगर वो एक्सपर्ट का काम एडिक्वेट नहीं है तो मैं
ओपिनियन नहीं दे सकता प्यारे बच्चों मैं किसी और एक्सपर्ट को हायर कर लूंगा। तो पहली चीज, अगर एक्सपर्ट के साथ जो चीज एग्रीड हुई थी, जो स्कोप एंड रोल डिस्कस हुआ था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस हुई थी, अगर वो काम एडिक्वेट नहीं है, आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी काइंडली ये काम कर ले। सही है, आप कोशिश करेंगे कि क्या आप काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। आप नहीं कर सकते, आप किसी और एक्सपर्ट को एंगेज कर देंगे बच्चों। ये हमारे पास पहला सवाल था। और यहां हम इसके अगर सजेस्टेड आंसर को देखें तो ये हमारे पास एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सजेस्टेड आंसर है। मैटर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड द ऑब्जेक्टिव वीएल। द कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन एक्सपर्ट मे बी असेस्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज: personal experience, discussion with the expert, discussion with the other auditor, knowledge of that expert, qualification, membership of a professional body. सही है। While evaluating the adequacy of the expert work, reasonableness of the EL's conclusion, consistency of such conclusion with the other audit evidence, reasonableness of the significant assumptions and method used, relevance, completeness and accuracy of the data. If the auditor part B, if the auditor decides that the work of the expert is not adequate, he is required to agree the additional work with the expert or perform other appropriate audit procedure or hire another expert. ये हमारे पास एक अच्छा आंसर हो जाएगा आज 620 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं देखूं तो बड़ा जबरदस्त सवाल है। वो कहता है यू आर द मैनेजर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, योर फर्म इज ऑफन रिक्वायर्ड टू एंगेज एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट फॉर रिपोर्टिंग अ मैटर रिलेटिंग टू द ऑडिट। List 4 key terms of engagement which should be agreed with the expert. List 4 key terms of the engagement which should be agreed with. क्या आप उसके साथ एग्रीमेंट करवाएंगे? सही है। Specify the factor which should be considered in evaluating the adequacy of the work performed. तो पार्ट बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले सवाल में। पार्ट ए को देख लेते हैं कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो कि मैं ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा हूं तो उसके कंटेंट क्या होंगे। स्मार्ट हैंडआउट की तरफ चलते हैं। अगर मैं स्मार्ट हैंडआउट को देखूं तो स्मार्ट हैंडआउट में हमारे पास एग्रीमेंट विद द ऑडिटर एक्सपर्ट के 4 कंटेंट है। पहली चीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी चीज नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क, तीसरी चीज नेचर, टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशन और चौथी चीज है ऑब्जर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी। ये 4 क्लॉजेज हैं, ये 4 चीजें हैं जो कि ऑडिटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट का, ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ जो मेरा एग्रीमेंट होगा इसमें ये 4 कंटेंट कवर होंगे प्यारे बच्चों। तो अगर इसके आंसर को हम देखें, द नेचर, scope and objective of the expert work, the respective responsibility of the expert and the auditor, the form of the expert report and the confidentiality requirement. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखूं और इसका पार्ट ए देखूं, यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ द फर्म एंड योर मैनेजर हैज हाईलाइटेड द फॉलोइंग मैटर्स। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ तारिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 इज ₹790 million. TL provides 3-year warranty to its customer and has made a provision of ₹80 million. In this regard, the management carries out the computation internally. सही है। The process is complex and based on various assumptions. Therefore, your firm has appointed an expert after following all the necessary procedure for assessing the competence, capability and objectivity of the expert. भाई कंपनी के पास प्रोविजन फॉर वारंटी है, वारंटी देती है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एजम्पशन है, कंपनी खुद वर्किंग करती है। आपने कहा नहीं यार मैं एक एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहती हूँ, आपने एक्सपर्ट एंगेज कर लिया है, उसकी कॉम्पिटेंसी असेस कर लिया, उसकी कैपेबिलिटी असेस कर ली है, उसकी इंडिपेंडेंस को असेस कर लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट है डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट विल बी परफॉर्म इन ईच ऑफ द सिचुएशन एंड डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑफ द अबव। प्यारे बच्चों देखें, ऐसा सवाल जब आएगा ना, आप आइजा 620 को सामने रखें। आइजा 620 में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती, क्या मुझे एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सवाल में एंगेज हो चुका है। अगर करना चाहिए तो भाई आपने ये देखना है, आपने कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए। हो चुका है। उसके बाद आपने एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट करना है। एक्सपर्ट अपॉइंट हो चुका है तभी तो एग्रीमेंट हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है, अब अगर वो आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द स्टेप्स, तो इसका मतलब है जब एक्सपर्ट एंगेज हो चुका है तो अब आपका अगला स्टेप क्या है। अब वो जो ऑडिट, वो जो एक्सपर्ट की पूरे हमारे पास फ्लो चार्ट बने हुए थे, उसमें अगला स्टेप क्या है। द अगला स्टेप वुड बी कि जी मैं ये असेस, मैं उसके काम को इवेल्युएट करूंगा, मैं उसके काम इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। ये सवाल पहले 2 बार मैं आपको करवा चुका हूं, ये तीसरी बार आया है सवाल, लेकिन तीसरी बार ये सिनेरियो बेस की शक्ल में आया है जिसमें आपको पिक करना पड़ेगा कि यार एक्सपर्ट के इस पूरे फ्लो चार्ट में, एक्सपर्ट के स्मार्ट हैंडआउट में ये चीज ऑलरेडी सवाल में हो चुकी है, ये प्रोसेस हो चुका है, ये कोर्स ऑफ एक्शन हो चुके हैं, तो अब बचा ये है मेरे पास, तो मैं इन चीजों के ऊपर अपने आंसर को डिस्कस करूंगा। सही है। अच्छा, डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, इस चीज को अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। एक चीज जो इसमें रेलिवेंट है वो ये है कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल, चल मैं इसमें एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं। मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर वारंटी रिकॉर्ड किया हुआ है 80 मिलियन का। सही है। अगर आपका एक्सपर्ट कहता है 180 मिलियन का होना चाहिए,
तो इसका मतलब है कि जी आप अपनी ओपिनियन को क्वालिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई करेंगे, ये एक रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन हो गई। लेकिन चूंकि एक्सपर्ट के काम की वजह से आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर आइजा कहता है कि एक्सपर्ट का नाम आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा अनलेस लॉ और रेगुलेशन आपको मना करता है। सही है, तो ये वाली चीज हमारे पास आ जाएगी। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, अगर 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 आपका एक्सपर्ट भी कहता है कि नहीं यार 80 मिलियन का प्रोविजन बिल्कुल सही है, 80 मिलियन का प्रोविजन होना चाहिए, इसका मतलब है आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। लेकिन 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 सर मसला यह है कि आइजा आपसे कहता है कि आपने एक्सपर्ट का नाम अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखना अनलेस लॉ और रेगुलेशन आपसे कहता है कि नहीं, अगर एक्सपर्ट यूज किया तो एक्सपर्ट का नाम लिखो। किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आप एक्सपर्ट का नाम लिखते हैं तो फिर एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, एक और चीज भी आपको अपनी रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी कि एक्सपर्ट को एंगेज करने से ओवरऑल ऑडिटर की जिम्मेदारी डिमिनिश नहीं होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल बड़ा जबरदस्त है प्यारे बच्चों। यू आर द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ Ormara Limited. During the planning phase of the audit, you have identified that the OPL has adopted a revaluation model for the building for the first time. The valuation was carried out by an independent, well-established external valuer. सवाल की रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द assertion level and briefly state the key audit procedure to mitigate this risk. Procedure for assessing the competence and the objectivity of the experts are not required. बच्चों देखिए, एक कंपनी है, उसने अपनी पॉलिसी चेंज करी और उसने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया बिल्डिंग के लिए, सही है, और वैल्यूएशन परफॉर्म करी है एक इंडिपेंडेंट और वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सटर्नल वैल्यूअर ने। एक्सटर्नल वैल्यूअर इसका मतलब मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट एंगेज किया हुआ है। सवाल में वो कह रहा है रिस्क को आइडेंटिफाई भी करें और असेस भी करें और मुझे प्रोसीजर्स भी बताएं, सही है। बच्चों एक काम करते हैं, देखें एक चीज बड़ी क्लियर, सवाल की रिक्वायरमेंट कह रहा है कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी के बारे में बात ना करना, तो इसका मतलब है बात एक्सपर्ट के बारे में ही करनी है, लेकिन कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी के बारे में बात नहीं करनी। बच्चों एक काम ये करते हैं, देखिए रिस्क क्या है, द रिस्क इज कि मैनेजमेंट ने जो रीवैल्यूएशन करी होगी वो रीवैल्यूएशन सही नहीं होगी, उसकी फेयर वैल्यू सही डिटरमाइन नहीं होगी। ये रिस्क होगा तभी तो आपने अपना ऑडिटर एक्सपर्ट एंगेज किया होगा, या ये रिस्क होगा तभी तो आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को देखा होगा। तो पहली चीज मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिस्क ये है कि जी मैनेजमेंट ने रीवैल्यूएशन वैल्यू या फेयर वैल्यू सही डिटरमाइन, द फेयर वैल्यू may not be determined accurately by the management or management expert, that would be my risk. अगर रिस्क ये है तो फिर प्रोसीजर क्या होंगे, प्रोसीजर ये होंगे कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने वैल्यू निकाली है उसके काम को मैं इवैल्यूएट करूंगा, उसके काम को मैं इवैल्यूएट, कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी मना कर रहा है वो, उसके कैसे इवैल्यूएट करूंगा कि जो भी उसकी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है क्या वो रेलेवेंट एंड रीजनेबल है, जो assumption है क्या वो रेलेवेंट एंड रीजनेबल, जिस डेटा के ऊपर उसने काम किया क्या वो डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट है या नहीं। ये इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क चौथी बार मैं आपको करवा रहा हूं, सही है। लेकिन देखिए आईकेएफ के पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बड़ा आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं फ्लो चार्ट में कहां पे आप खड़े हैं, सही है, ये बड़ा मैटर करता है। सवाल में एक चीज मिस हो गई हमसे, सवाल वो कहता है रिस्क को आइडेंटिफाई भी करें और असेस भी करें। असेस या तो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा या नॉर्मल रिस्क होगा। प्यारे बच्चों क्या वैल्यूएशन में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या वैल्यूएशन में जजमेंट इन्वॉल्व होती है, क्या वैल्यूएशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यस सर, तो इसका मतलब है इसकी असेसमेंट भी सिग्निफिकेंट रिस्क होगी। प्यारे बच्चों एक और सवाल देखते हैं, बड़ा जबरदस्त है। एन ऑडिट जूनियर ऑफ योर फर्म हैज इंक्वायर्ड अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटिंग टू एन ऑडिट। Is there any need to evaluate the adequacy of the expert work if the procedures related to the competency and independence of the audit expert have been performed? क्या जरूरत है आपको एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट करने की अगर तो उसकी कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट कर लिया गया है। सेकंड, can the audit firm include a reference to the expert work in the audit report so that the audit firm responsibility may be reduced in the areas in which the audit firm does not have the expertise? बच्चों बड़ा ही ट्रिकी सवाल है। पार्ट 1 में आपसे कह रहा है कि अगर आपने ऑडिट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट कर लिया है तो क्या उसके काम को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है इफ़ द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द कॉम्पिटेंसी। अब यहाँ बच्चों ने गलती क्या कर दी, कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी के प्रोसीजर लिख के आ गए या इवैल्यूएशन के प्रोसीजर लिख के आ गए। प्यारे बच्चों पार्ट 1 में आपने इवैल्यूएशन के प्रोसीजर नहीं लिखने थे, पार्ट 1 में आपसे पूछ रहे कि क्या ज़रूरत है, तो यस ज़रूरत है, बिकॉज द फर्म और द एंगेजमेंट पार्टनर हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओपिनियन वो दे रहा है, चूंकि ओपिनियन मैं रिपोर्ट में दे रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है कि नहीं लिया, सही है। भले ही 10 एक्सपर्ट क्यों ना एंगेज हो, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। रिपोर्ट मैं अपॉइंट हुआ हूं, शेयर होल्डर ने मुझे अपॉइंट किया है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं शेयर होल्डर को, रिपोर्ट पे साइन मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब है जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की ओवरऑल है। देयरफॉर मुझे एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट करना पड़ता है और मैं करूंगा, सही है।
कैन द ऑडिट फर्म इंक्लूड अ रेफरेंस टू द एक्सपर्ट वर्क इन द ऑडिट रिपोर्ट सो दैट द ऑडिट फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी रिड्यूस इन द एरियाज इन व्हिच द ऑडिट फर्म डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज? द आंसर इज नो। मैं इसको ये बताऊंगा कि अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं तो आइजा कहता है कि नाम लिखने की जरूरत नहीं है अनलेस लॉ और रेगुलेशन का है। अगर मैं एक्सपर्ट के काम की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, एक्सपर्ट कहता है 100 मिलियन होना चाहिए, कंपनी कह रही है 40 मिलियन होना चाहिए, मैं एक्सपर्ट के काम की वजह से अगर मॉडिफाइड ओपिनियन कर रहा हूं तो आइजा कहता है कि आपने एक्सपर्ट का नाम लिखना है रिपोर्ट में अनलेस लॉ और रेगुलेशन मना करता है। पर दोनों सूरतों में आइजा ये भी कहता है कि अगर आप नाम लिख रहे हैं एक्सपर्ट का तो आप अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखेंगे कि एक्सपर्ट का नाम इंक्लूड करने से ओवरऑल ऑडिटर की जिम्मेदारी डिमिनिश नहीं होती। यही रीजन है कि मैं उसके काम को इवैल्यूएट करता हूं प्यारे बच्चों। सही है बच्चों, एक और बड़े जबरदस्त सवाल में आते हैं। यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ बैम्बू लिमिटेड। योर ऑडिट टीम हैज आस्क्ड फॉर योर गाइडेंस वेदर टू इन्वॉल्व एन ऑडिटर एक्सपर्ट for the valuation of the provision for doubtful debt. The provision has significantly reduced by 100 million as compared to the previous year. प्यारे बच्चों, provision for doubtful debt के लिए क्या एक्सपर्ट की जरूरत है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, fixed asset revaluation. The management had recently revalued its fixed asset. The real surplus has increased by rupees 80 million. प्यारे बच्चों, पहले पार्ट में अगर आप देखें provision for doubtful debt, इसमें मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये IFRS 9 के हिसाब से होता है और IFRS 9 जब हिसाब से होता है तो इसमें मेरी एक्सपर्टीज होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को मैं कर सकता हूं वैल्यूएशन, मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, फिक्स एसेट रीवैल्यूएशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है, उसमें मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं होती। इस केस में मैं एक ऑडिटर एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता हूं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा ही जबरदस्त सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसने पूछा, गाइड योर ऑडिट टीम अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। दो सिनेरियो पूछे, वैल्यूएशन फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इस पर नॉर्मली मेरी एक्सपर्टीज होती है, मैं कस्टमर की सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक कर सकता हूं, मैं कस्टमर के साथ एग्रीमेंट्स वगैरह देख सकता हूं, मैं ये देख सकता हूं कि पैसा आया कि नहीं आया, मैं रिसीवेबल की एजिंग ऑब्टेन कर सकता हूं, एजिंग से चेक कर सकता हूं कस्टमर पुराना है नया है, पैसा दे रहा है नहीं दे रहा, जो हमने रिसीवेबल के प्रोसीजर पढ़े थे मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूं। यहां पे ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। सही है। हाँ, लेकिन जो वैल्यूएशन है उसके लिए मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है। इसका आंसर प्यारे बच्चों मैं आपके साथ रीड करूंगा। वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, द ऑडिटर मे यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट टू प्रोवाइड नॉलेज रेलिवेंट टू द ऑडिट व्हिच द ऑडिट फर्म डज नॉट possess. Provision for doubtful debt is an area of accounting and auditing for which auditor is expected to have expertise and can be verified by various evidence available such as aging, subsequent receipts. Therefore, the audit team does not require an expert for the valuation. अगला fixed asset revaluation, the balance of fixed asset revaluation is material to the FS. Furthermore, due to complexity involved, it is an inherent risk of material misstatement. Since the only source of evidence available is the valuation report, the auditor should involve an expert due to the lack of expertise and availability of audit evidence for the verification of revaluation surplus। प्यारे बच्चों सही है। आखिरी सवाल, हाउ वुड एन ऑडिटर असेस द कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द ऑडिट एक्सपर्ट। ये सवाल भी हम पहले कर चुके हैं, सबसे पहला सवाल ही हमने करा था। तो ये हमारे पास एक्सपर्ट के सवाल है। ट्रेंड को अगर आप देखें तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से थोड़ा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहा है। वो इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क 5 बार पूछा गया है, 2 बार सिंपल अंग्रेजी में पूछा गया है, 3 बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके पूछा गया है। ऐसा ये थोड़ी सी अंग्रेजी डिफरेंट की गई है। सवाल में उसने आके अपने ये असेस करने की कोशिश की बच्चे को स्टेप्स पता है कि स्टेप्स क्या फॉलो होते हैं ऑडिट एक्सपर्ट में, इस तरीके से उसने आपको सवाल पूछा है। अगली चीज़, ऑडिट एक्सपर्ट को किस एरिया में इन्वॉल्व करना चाहिए, ऑडिट एक्सपर्ट अपॉइंट करना चाहिए, उसके ऊपर उसने एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। वो जो ऑडिटर एक्सपर्ट का नाम मुझे अपनी रिपोर्ट में लिखना है कि नहीं लिखना, उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा टेक्निकल और इनडायरेक्टली एक सवाल पूछ लिया कि डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। तो 700 705 भी अप्लाई होगा और 620 में जो रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस बताई गई हैं वो भी अप्लाई होगा। प्यारे बच्चों अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।